जय हिंद। आज हम लोग फिर साइंस का नया टॉपिक लेकर आए हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जो एग्जाम में यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ये एनसीईआरटी बुक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी जो दैनिक जीवन होता है, उन सभी दैनिक जीवन में क्या क्या सब होते हैं। नंबर एक है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। गर्मी के मौसम में अगर दूध को खुला छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा। अगला है, लोहे का तवा तथा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में, मतलब नमी वाले वायुमंडल में अगर खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा। तीसरा है, अंगूर का किण्वन हो जाता है। नेक्स्ट है, भोजन पकाया जाता है, भोजन को पकाया जाता है। हमारे शरीर भोजन को पचा लेता है, यानी हमारा जो शरीर है वो भोजन को पचा लेता है। और हम सांस लेते हैं। तो ये सारे जो यहाँ पर हम लोग पढ़े, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के तहत होता है। प्रश्न यहाँ पे कई बार पूछा गया कि श्वसन कैसी अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया। भोजन, भोजन को पचना, भोजन पकाया जाना, अंगूर का किण्वन, ये सारे जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया के तहत संपन्न होता है। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी को हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, आप इसको चित्र को देख लीजिए। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन। जब वायु में दहन मतलब जब हवा में जलता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO2 को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना। ये देखिए चित्र, यहाँ से भी क्वेश्चन पिछले रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। चित्र देख लीजिए क्या है। ये ऊपर आपका चिमटा है जो हाथ से पकड़े हुआ है। ये आपका मैग्नीशियम रिबन है, जो मैग्नीशियम रिबन है ये बर्नर है। और जो यहाँ बर्तन में जो रखा गया हुआ है यह है वॉच ग्लास मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो वही कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन जब वायु में, हवा में जलता है या दहन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। देखिए, चमकदार जो श्वेत लोहे किसके, मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में कहा है कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। किसका, मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और एक श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। तो यहाँ से क्या प्रश्न पूछा गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो चूर्ण है उसका रंग कैसा होगा, तो श्वेत चूर्ण होगा। कैसा, श्वेत चूर्ण टाइप का होगा। नेक्स्ट देखिए, जो भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसके कितने कंडीशन बनते हैं। तो एक रासायनिक अभिक्रिया हुई उसके लिए क्या क्या, पहला अवस्था में परिवर्तन होगा। कोई भी चीज़ मिलाएंगे तो उसका अवस्था बनेगा, नया चीज़ बनेगा। रंग में परिवर्तन होगा, कोई दो चीज़ मिलाते हैं तो तीसरा रंग बनेगा, तो रंग में परिवर्तन होगा। गैस का निकास होगा, गैस का बनेगा बाहर निकलेगा, और गैस का उत्सर्जन होगा। तापमान में परिवर्तन होगा। तो ये चार चीज़ होना अनिवार्य है, तभी वह एक रासायनिक समीकरण संपन्न होगा। क्या है, अवस्था में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन होना, और तापमान में परिवर्तन होना। तापमान में परिवर्तन होना, ये सारी कंडीशन रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसके लिए ये इतना चीज़ का होना जरूरी होता है, तभी वह रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। चलिए यहाँ पे डायग्राम है, डायग्राम में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये आपका कॉर्क है। कॉर्क जानते हैं कि कॉर्क क्या होता है, पहले पिछले एग्जाम पूछ चुका है कि कॉर्क से संबंधित। ये आपका कांच की नली हो गया, ये कांच की नली हो गया। ये शंक्वाकार जो है फ्लास्कर, ये शंक्वाकार फ्लास्कर, ये आकार का। और इसमें आपका हाइड्रोजन गैस है जो कि बाहर निकल रहा है। इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जस्ता है, यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन है। इसमें दानेदार ने जो दिखाई दे रहा है ये आपका जस्ता है। चलिए, दानेदार जस्ता पर जब तनु सल्फ्यूरिक मतलब कि विलयन वाला सल्फ्यूरिक अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो उस अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। चलिए अब लिखें, जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या हुआ, जिंक सल्फेट बनाएगा, साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो जिंक है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया है, क्योंकि जिंक जो है उससे कम अभिक्रियाशील है हाइड्रोजन। तो जिंक आगे किसके साथ जो है जिंक सल्फेट बन गया यहाँ से, और हाइड्रोजन गैस को अलग कर दिया, जो हाइड्रोजन गैस इसकी तरफ बाहर निकल रहा है। चलिए, मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है एक श्वेत चूर्ण है, सफ़ेद चूर्ण होता है। नेक्स्ट ये संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या क्या महत्व है। अच्छा, प्रश्न पूछा गया था कि संतुलित रासायनिक समीकरण किस पर आधारित है, तो द्रव्यमान के संरक्षण नियम पर आधारित होता है। किसपे, द्रव्यमान के संरक्षण नियम पर आधारित होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, यानी अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होगा ना ही विनाश होगा। अर्थात क्या होगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, जब भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसके उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान और अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे मान लिया जाए ये उत्पाद तत्व हो गया, ये हो गया आपका ये अभिकारक तत्व हो गया, इसका कुल द्रव्यमान इसके कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। यही कहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बिल्कुल बराबर होता है। नेक्स्ट क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले या अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के पश्चात प्रत्येक तत्व के, किसके, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर करके।
दिया है। नेक्स्ट है, जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो यहाँ पे जिंक क्या हुआ, जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और जिंक संपर्क बना लिया किसके साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, लोहा जब लोहा जल के साथ अभिक्रिया करता है तो Fe3O4 बनेगा प्लस का हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। इन लोहा से संबंधित कोई भी चीज़ अगर खुली हवा में छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसमें संक्षारण था, जंग लग जाएगा। जंग लगने के बाद जो बना पदार्थ का क्या होगा, तो Fe3O4 बनता है और उसके बाद हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। दोनों और के तत्वों की परमाणु संख्या बराबर है। रासायनिक समीकरण में संतुलित समीकरण तभी संपन्न होगा जब स्थिर के बायां और स्थिर के दायां दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होगा, तभी वह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाएगा। यह समीकरण अब संतुलित है। ठीक है, नेक्स्ट है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या गुणांक का उपयोग करते हैं, शुरुआत इसी से करते हैं, तब कोई समीकरण संतुलित समीकरण होता है। जो समीकरण संतुलित होता है उसी को हम लोग हिट एंड ट्रायल भी कहते हैं या हिट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट है, जब जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, चूँकि ये गैस है और इसके साथ जब हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं, यानी कि दोनों जब गैस अभिक्रिया करते हैं 340 डिग्री टेम्परेचर जो इसको गर्म करते हैं, तो CH3OH का निर्माण होता है। किसका, CH3OH का निर्माण होता है। नेक्स्ट, जब कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन यहाँ पे और जल क्या है, लिक्विड है, जब ये दोनों अभिक्रिया करता है किसके, जब सूर्य प्रकाश और नीचे क्लोरोफिल, इस कंडीशन में अभिक्रिया होगा तो प्रतिफल के रूप में ग्लूकोज C6H12O6 जो कि ये ग्लूकोज का विलयन है प्लस का ऑक्सीजन विलयन है और जल क्या हो जाएगा, लिक्विड बनेगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ये वाला चार्ट। रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ना कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं की आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सीरीज जो चला रहे हैं, इसमें जो NCERT बुक में जहाँ से प्रश्न संभावित पूछा जाता है उसको हम लोग हाईलाइट करके नोट कर रहे हैं ताकि इसको कम समय में अच्छे से अच्छे रिवाइज कर सके, अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर सके। तो एग्जाम का टाइम बहुत ही नज़दीक है तो कम समय में अधिक से अधिक चीज़ को हम लोग क्लियर कर सके। तो क्या कर रहे हैं, रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। चलिए इस चीज़ को भी हम लोग समझ जाते हैं। ये आपका एक बीकर है, इसके अंदर जल भरा हुआ है और ये छोटे छोटे जो दाने देख रहे हैं ये कैल्शियम ऑक्साइड के दाने हैं। तो कह रहा है जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की जब अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। इसका सूत्र हम यहाँ देख लेते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड किसको कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जब पानी के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। बुझा हुआ चूना का सूत्र हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया और साथ में क्या निकलेगा, उष्मा निकलेगा। तो जिसमें उष्मा निकल रहा है तो उस अभिक्रिया को उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, जो उष्मा बाहर हो रहा है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एक उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन मतलब होता है कि जोड़ना, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इस चार्ट हम लोग पढ़ेंगे अच्छा से। ऊपर की अभिक्रिया में जो निर्मित बुझे हुए चूना का सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड के विलयन का उपयोग करके हम लोग दीवार की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो दीवार को सफ़ेद यानी जो भी मकान वाला घर हो गया या मिट्टी घर हो गया तो हम लोग जो वाइट जो चूना लगा करते हैं उसमें सफ़ेदी करने में कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है तो दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती है। और याद रखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो पतली परत बनती है ये मजबूत होती है और बिल्कुल चमकदार होती है। कलर कैसा होगा, सफ़ेद होगा। सफ़ेदी करने के 2-3 मतलब सफ़ेदी करने के बाद 2 से 3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवार पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र यही है कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए यहाँ पर लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूँकि विलयन है, जब हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तब कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है, ठोस प्रकार का, और उसके साथ जो जल है जल का निर्माण होता है।
नेक्स्ट है कि संयोजन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण कौन कौन सब है। तो पहला है कोयले का दहन, यानी कोयले का जलना। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ये कोयले का दहन हो गया। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है यहाँ पे, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो जल का निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की कुछ अन्य उदाहरण कौन कौन सब है, जो कि यहाँ से रेलवे में एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। पहला है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें क्या, जब मीथेन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा गैस, साथ में जल बनेगा, जल आएगा, उसके साथ ऊर्जा का भी निर्माण होगा। तो ये हो गया ऊष्माक्षेपी। और क्या, शोषण, शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शोषण कैसी अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट, चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे हमें शरीर को ऊर्जा प्रदान होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से जब टूटता है तो ग्लूकोज प्राप्त होता है हमारे शरीर में। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में, हर कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है, श्वसन होता है। क्या, श्वसन। नेक्स्ट यहाँ पे श्वसन का यहाँ पे है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। देखिए ग्लूकोज क्या, विलयन है, ऑक्सीजन भी विलयन है, क्योंकि इतर वाला बात कर रहा है यहाँ पे। जब दोनों अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। दो हो गया उदाहरण। तीसरा उदाहरण क्या है इसका, साग सब्जियों या वनस्पति द्रव। साग सब्जियों या वनस्पति द्रव का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ये तीनों जो एग्जाम्पल है ये रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आगे। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के रंग में परिवर्तन हुआ। किस रंग में, हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। देखिए आ गया क्या, जब फेरस सल्फेट, जब इसको काफ़ी जब उष्मा दिया गया तो क्या, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 क्या है, फेरिक ऑक्साइड ये ठोस है, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ये गैस है, और आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस है, इस रूप में टूट गया। तो कह रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के कौन सा रंग होगा इसका, तो हरा रंग होगा। अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर जब छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, देखिए एक बड़ा अभिकरण ये टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बन गया, तो छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जब इसको गर्म करते हैं तो फेरस सल्फेट को, तो क्रिस्टल जल जो है यह जल को त्याग देता है, जो जल होता है H2O, तो क्रिस्टल जल जो है त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। और क्रिस्टल का रंग कैसा हो जाता है, तो हरा हो जाता है। क्रिस्टल का रंग कैसा हो जाएगा, हरा रंग हो जाएगा। एक बात और कि जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट में पूछेगा कि जल के कितने अणु हैं, तो जल के 7 अणु होगा फेरस सल्फेट में। ये भी प्रश्न पूछा गया है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड जो है Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राई ऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। और फेरिक ऑक्साइड जो है ठोस है। फेरिक ऑक्साइड क्या है, ठोस है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, गैस है। चलिए, कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। पूछेगा चूना या बिना बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। सूत्र क्या होता है, CaO होता है। और इनके अनेक उपयोग में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। सीमेंट के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, चूना या बिना बुझा हुआ चूना। किसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, इसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। उष्मा यानी गर्मी के द्वारा की गई जो वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठोस है, चूना पत्थर कहते हैं इसको। जब इसको काफ़ी उष्मा दिया जाता है तब ये अलग अलग भाग में टूट जाता है, छोटे छोटे में टूट जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ये भी कैल्शियम ऑक्साइड ठोस है जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो निर्माण होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है